सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका कमल जी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे प्रवक्ता परीक्षा जो कि 5 भागों में डिवाइडेड है, सभी भागों से संबंधित प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम शिक्षण अभिरुचि पार्ट से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, 1 होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि भाग से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 40 अंक निर्धारित होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं और आगे भी आपको चैनल पे इस तरीके के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक शिक्षण अभिरुचि भाग के प्रश्नों को समाहित करने का, ताकि जो आने वाली परीक्षा है उसमें कोई भी प्रश्न जो है वो यहाँ से बाहर ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ जो है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 को हुआ था। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस है क्या। ई गवर्नेंस आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ई गवर्नेंस में ई से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक से है और जबकि गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ शासन से है, अर्थात यह किसी शासन का एक भाग है। ई गवर्नेंस किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को सरकारी सूचना तथा सेवा प्रदान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आदि की आधुनिक सेवाओं का प्रयोग में लाने से है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में सूचना तकनीक का कानून कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना तकनीकी कानून जो है हमारा 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था और यह कानून का जो नाम था वो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था और भारतीय संसद ने पारित करने के पश्चात 17 अक्टूबर 2000 को इसको लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है। तो प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या क्या चीज़ सम्मिलित है? तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपका ए और बी दोनों, अर्थात ई मित्र और B2C ये दोनों ही सम्मिलित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो यह आपका किया गया था 13 जून सन 2005 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 के लिए। 13 जून सन 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी और यह आयोग भारतीय प्रधानमंत्री को एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री संस्था के रूप में था और इसका उद्देश्य जो है वो भारत में ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना और समाज को शिक्षित बनाने से था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे और इस आयोग का गठन जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
कहता है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। तो यहाँ बात हो रही है विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता की, तो वो सीधे सीधे निर्भर करती है अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी जितनी की अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता होगी। अर्थात जो अध्यापक शिक्षा केंद्र हैं या अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के विद्यालय हैं, उनमें जितनी बेहतर गुणवत्ता होगी, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही बेस्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वेस्ट या IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यह सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो टरमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है वह कौन व्यक्ति है जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। तो यह आपके जो थे वो जीन मार्क गैस्पाई इटार्ड थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। और यह पेरिस के एक सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है पियाजे, जिनको जीन पियाजे कहते हैं, का सिद्धांत संबंधित है बालक के। तो जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो सिद्धांत इनका जो है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल किसने दिया था। तो समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पे जो बल है वो दिया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में लागू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले को कहा जाता है। तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले को एस आकार वक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो यह आपका करता है शिक्षक को विषय की समझ। जितना अधिक शिक्षक को विषय की समझ होगी, उसका शिक्षण कार्य उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल पुस्तकालय डेस्टेस का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो यह कौन सा है, यह है आपका विचारणीय मूल्य। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 13 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सहायता सामग्री जिसे नहीं माना जाता है वो है आपका ब्लैक बोर्ड। बाकी के अन्य स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एपी डायस्कोप, ये सब प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माने जाते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जो कहता है छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो यह श्रेय जाता है आपका पार्कहर्स्ट को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और यह अमेरिका की एक शिक्षा शास्त्री थी और इनका नाम जो है पूरा वो हेलेन पार्कहर्स्ट था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, जो कहता है
अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, कैसा होना चाहिए, देखते हैं हम कारण क्या है। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, गलत। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधारे, ये बिल्कुल सर्वथा उचित है। बाकी अन्य पढ़ के देखते हैं, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो या इनमें से कोई नहीं। तो अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जो कहता है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन जो है वो उसके शिष्य करते हैं, उसके शिक्षार्थी करते हैं, विद्यार्थी करते हैं जिन्हें वह पढ़ाता है। इनसे बेहतर शिक्षक का मूल्यांकन कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक इसलिए है क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण से विभिन्न कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी, ऑप्शंस देखते हैं, कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता और ये सभी। यहाँ वैसे तो गुण सभी शिक्षक के लिए, लेकिन जो इस प्रश्न का सर्वथा उचित आंसर है वो है अध्ययनशीलता। जितना अधिक शिक्षक अध्ययनशील होगा वह अन्य व्यवसायियों से अलग साबित होगा, क्योंकि उसे विषय की विशेष समझ होगी और ऐसी समझ वाले व्यक्ति को उसके साथी, सहपाठी और उसके जो छात्र हैं वो सब उसका सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, निम्न में का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम, पहले हम इनकी डेट्स देख लेते हैं कि कौन सा आयोग और समिति कब आई और उसके बाद में हम कोर्ट से उसका आंसर चुनेंगे। तो हर्टाग समिति की अगर बात हो रही है तो ये आई थी 1929 में। हर्टाग समिति 1929, कोठारी आयोग 1964, हंटर आयोग 1882 और मुदालियर 1952। तो यहाँ अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले हंटर आयोग रहेगा 1882, तो सी। उसके बाद में हर्टाग समिति ए, यानी 3, 1 और फिर 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 के लिए। इस तरीके के प्रश्न आजकल आयोग बहुत पूछता है, तो इन प्रश्नों को विशेष रूप से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो कहता है अभिक्रमित अध्ययन की विशेषताओं में कौन सी विशेषता असत्य है। यानी यहाँ असत्य की बात कर रहे हैं हम, तो असत्य जो है वो है हमारी हैंड आउट। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बाकी के अन्य प्रारंभिक व्यवहार, सक्रिय सहभागिता और प्रगति का तुरंत ज्ञान, ये सभी सत्य हैं, हैंड आउट असत्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, कहता है समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सुंदर दिखने की इच्छा, अच्छे वस्त्र धारण करना और उच्च शिक्षा प्राप्ति, ये व्यक्तित्व के भाग तो हैं, लेकिन समन्वित व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव दिया था आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ था और 1949 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जो कहता है समंकन योजना का प्रयोजन कौन सा नहीं है। तो समंकन योजना की यहाँ बात करें, निर्णयन में असंगति से बचना, यह इसका प्रयोजन है।
मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा सुनिश्चित करना ये नहीं है। समंकों में विभेद करना और अंतरा परीक्षक और अंता परीक्षक दोनों स्तरों पर अंक देने की प्रवृत्ति में विभेद करना। तो यहाँ अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा ऑप्शन भी होगा। मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा सुनिश्चित करना यह समांकन का प्रयोजन नहीं है, बाकी के अन्य प्रयोजन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। जो कहता है कि असमानता को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव है। तो असमानता को दूर करने के सुझाव की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, यह सही है। पिछड़े राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाए, यह भी सही है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का नियुक्त किया जाए, यानी सभी के सभी कथन जो है वो सही है। असमानता दूर करने के लिए सारे सुझाव सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 27 के लिए। 28 की बात करें, शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान का केंद्रित न हो पाना कौन सी संप्रेषणिक बाधा है। तो यह बाधा है आपकी भौतिक बाधा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 28 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जो कहता है सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण है सीधे सीधे सामाजिक मूल्यों का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सामाजिक मूल्यों के कारण ही सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे, ये उनके सामाजिक मूल्य निर्धारित करते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न में से क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो क्रियात्मक परीक्षण की अगर हम बात करेंगे तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, बाकी की आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण और वेस्लर वैल्यू परीक्षण, ये सभी के सभी क्रियात्मक परीक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जो कहता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण अन्य परीक्षणों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। बाकी के अन्य परीक्षण पूर्वाग्रह से युक्त होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जो कहता है संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन जो होता है कहाँ कहाँ होता है? परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, सही है। सुरक्षा एवं विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता के द्वारा, सही है। आपस में बिना किसी दबाव से अनौपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा, ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 32 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। या 33 को हम पढ़ के देखते हैं। कहता है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है कि वर्तमान युग में शोध क्षेत्र की प्रक्रिया को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, सही बात है। दूसरा है विदेश में अनेक शोध कार्य हुए हैं जिनके निष्कर्षों को किसी घटक ने प्रभावित नहीं किया है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 34 की तरफ। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने के कारण कौन सा है? तो सुधार न होने का जो कारण है वो शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, सही बात है। जवाबदेही की भावना, योग्य अध्यापक का चयन न होना, ये सभी के सभी कारण हमारे शिक्षा प्रणाली और उसके गिरते स्तर में सुधार न होने के कारण है। ऑप्शन डी सही उत्तर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जो कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में वर्ष 2009 में शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है का नाम क्या है? तो यह जो महिला शिक्षा पे अधिक बल देता था उसका नाम साक्षर भारत था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 35 के लिए। साक्षर भारत अभियान की स्थापना 2009 में वयस्क महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
कहता है कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम की एक विशेषता है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता में हाई स्टोरेज और हाई डाटा रेट्स ये दोनों ही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कंप्यूटर की किस भाषा जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशंस और गेम्स होते हैं, तो ये भाषा आपकी सीधी सी जावा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 37 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इंटरनेट में www का क्या अर्थ है। तो www का अर्थ जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या 39। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से बुलेटिन बोर्ड जो है वो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए होनी चाहिए। बाकी के अन्य चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रेखा चित्र ये परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड इनके कंपैरिजन में अधिक आकर्षक शिक्षण सहायक सामग्री है। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न है। कहता है सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय इंग्लैंड में खोला गया। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो यह सुझाव आपका हेराल्ड विल्सन ने दिया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंग्लैंड में खोला गया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद था और इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि अप्रैल में प्रस्तावित है, इसके लिए शिक्षण अभिरुचि भाग से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था। आगे भी आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रैक्टिस सेट चैनल पे प्राप्त होते रहेंगे। कृपया चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।